नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन में हमने मौलिक अधिकारों को जानने की एक श्रृंखला शुरू करी थी। उस श्रृंखला में हमने अनुच्छेद 12 को जाना था और आज शुरुआत करने वाले हैं साथियों हम अनुच्छेद 13 को। किसको शुरू करने वाले हैं साथियों? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 इसमें क्या है साथियों? अनुच्छेद 13 में अगर हम जाने तो इसमें है मौलिक अधिकारों से अल्पीकरण व असंगत होने वाली विधियां। अब ये क्या है साथियों कि वे जो मौलिक अधिकार है उनसे अल्पीकरण व असंगत होने वाली विधियां कौन सी है साथियों? तो हम इसके जो 4 खंड है, अनुच्छेद 13 के 4 खंड, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उसके बाद पहले अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में जो जो सिद्धांत अंतर्निहित है साथियों, चाहे वो अधित्याग का सिद्धांत हो, चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हो, चाहे वो भावी प्रत्यक्ष का सिद्धांत हो, इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए साथियों हम इनको समझेंगे। इन अनुच्छेदों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो अगर हम बात करें कि भाई कि 13(1) जो 13 अनुच्छेद है दोस्तों, उसको इसका महत्व क्या है? यह है दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद है। क्या है साथियों? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला अधिकार है। मतलब इसको कह सकते हैं हम मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच। क्या कह सकते हैं हम इसको? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कह सकते हैं साथियों। अगर हम अनुच्छेद 13(1) की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथियों कि अनुच्छेद 13 को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अनुच्छेद 13 को 4 भागों में विभाजित किया गया है साथियों। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 13 को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है साथियों? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या है साथियों? अनुच्छेद 13(1) अनुच्छेद 13(1) इसमें क्या कहा गया है साथियों? मतलब अनुच्छेद 13(1) ये घोषणा करता है कि संविधान लागू होने से पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह भाग 3 के उपबंधों का क्या करती है? उल्लंघन करती है। मतलब जितनी भी संविधान में जो हमारा संविधान निर्माण है उससे पहली बनाई गई विधियां जो कि भारत में, अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में जो भारत का संविधान नहीं था उससे पहले हमारा देश चलता नहीं था। उनसे पहले जो भी विधियां हैं, अगर जब से हमारे देश में मौलिक अधिकार लागू हुए हैं उनका अगर कोई भी उल्लंघन करती है तो किस मात्रा तक शून्य हो जाएगी? जिस मात्रा तक वह भाग 3 का उल्लंघन करती है। मतलब मौलिक अधिकारों का क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी साथियों। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या है? अनुच्छेद 13(1) यह घोषणा करता है, यह घोषणा करता है संविधान लागू होने से पहले की
से पहले की सभी विधियां सभी विधियां सभी विधियां उस मात्रा तक उस मात्रा तक शून्य घोषित शून्य घोषित होगी जिस तक वह भाग तीन का उल्लंघन करती हो। देखो साथियों, अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों से अल्पीकरण व असंगत होने वाली विधियां हैं। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। अनुच्छेद 13 को कितने खंडों में विभाजित किया गया है साथियों? 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 13(1) में क्या है कि यह घोषणा करता है संविधान लागू होने से पहले की सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य घोषित होगी जिस तक वह भाग 3 का उल्लंघन करती हो। साथियों इसको लिखो जल्दी से, इसके बाद हम 13(2) के बारे में बात करते हैं। साथियों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथियों जल्दी लिखो। लिखो साथियों जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया होगा साथियों अब तो। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों किसके बारे में? अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) में क्या है साथियों? यह है घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। इसमें क्या है साथियों? अनुच्छेद 13(2) में, अनुच्छेद 13(2) ये घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। ऐसी कोई भी विधि का क्या तात्पर्य साथियों? मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। कि मतलब राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है साथियों। क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 13(2) में है साथियों। अब हम बात करेंगे
नोट लगा के लिखो। अनुच्छेद 13(1) व अनुच्छेद 13(2) में अंतर्निहित सिद्धांत सिद्धांत ये लिखो। अब देखो साथियों कि अगर हमने ये अनुच्छेद 13(1) और 13(2) पढ़ा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें तो मतलब अंतर्निहित है। अब सारी चीजें तो साथियों इन अनुच्छेदों में जो संविधान निर्माता थे वो डालने से रहे, क्योंकि अगर वो सारी चीजें ही डाल देते तो फिर ये संविधान बहुत ज्यादा विस्तृत, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। आपको पता है वैसे भी भारत का संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा है साथियों। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे इसके अंदर कौन सा संविधान का जो सिद्धांत है वो अंतर्निहित है साथियों, सबसे पहले हम बात करें तो अनुच्छेद 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अंतर्निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है साथियों? न्यायालय को ऐसी शक्तियां दी गई है, अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो किसका उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उस विधि का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है अपनी स्वेच्छा से। मतलब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने स्व विवेक से निर्णय लेती है और उस विधि को घोषित कर सकती है। अब देखो कि भाई ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कौन से देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास में है? उच्च न्यायालय के पास में है। और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास में है? हाई क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में है साथियों? किसके पास में है? उच्चतम न्यायालय के पास में है साथियों। तो हम इस सबसे पहले कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता कोई ऐसी विधि बनाता है तो वह उस विधि का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है साथियों। ये लिखो जल्दी से। इसके बाद में इसमें 4-5 लाइन और है साथियों न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत में, वो लिखते हैं और उसके बाद में हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से लिखो।
लिख लिया साथियों? जल्दी से लिखो, 2-5 सेकंड का और समय है। लिख लिया? ऊपर का लिख लिया होगा साथियों, एक बार ऊपर लिख लो। ये इसके नीचे ही लिखना है साथियों। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों? यूएसए से लिया गया है। भारत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय व अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन, इसको आगे लिख लो साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है साथियों? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है साथियों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को व अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्त है साथियों? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। लिखो साथियों, जल्दी से लिखो। आपको पता है साथियों कि जीवन जीने की कला अगर इतनी आसान होती तो हर कोई जीवन जीने में महारथी बन जाता। आपको पता है संघर्ष के पथ पर वही इंसान सबसे ज्यादा सफल होता है जो अकेला चलता है। अकेले चलने में उस इंसान को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। आंतरिक शक्ति के एहसास से तात्पर्य है साथियों, वो अपनी अंदर की जो इंद्रियां है उनको जान पाता है और अपने अंदर के जो सांस है उसको वो पहचान पाता है कि उसके अंदर क्या कर गुजरने का मादा है साथियों। ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं साथियों। लिख लिया होगा अब तो? जल्दी लिखो। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है क्या साथियों? अनुच्छेद 13 में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता है तो वह उस विधि का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उस विधि का क्या कर सकता है? न्यायिक राज्य अगर ऐसी
अगर कोई ऐसी विधि बनाता है, साथियों यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं भूल गया, ऐसी विधि बनाता है जो जो मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन करती हो तो न्यायालय ऐसी विधि ऐसी विधि या कानून कानून का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन कर सकता है कर सकता है। लिखो साथियों जल्दी से। जल्दी लिखो साथियों। अब न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अनुच्छेद 13 में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो तो न्यायालय ऐसी विधि या कानून को क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की क्या प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है साथियों। क्या प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। लिख लिया होगा अब तो, जल्दी लिख लो एक बार, 2 सेकंड का और समय है। अब हम पढ़ेंगे साथियों भावी परिवर्तन का सिद्धांत। भावी परिवर्तन का सिद्धांत क्या पढ़ेंगे साथियों, भावी परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है भावी परिवर्तन परिवर्तन का सिद्धांत। सिद्धांत इसमें क्या है साथियों, भावी परिवर्तन के सिद्धांत में जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं साथियों, वह भूतलक्षी नहीं होकर क्या है, भावी है। भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान में जब मूल अधिकार लागू हुए हैं, कब, जब मूल अधिकार लागू हुए तो उनके ऊपर जो पहले से जो विद्या बनाई गई है साथियों, जो पहले से विद्या बनाई गई है उनका प्रभाव, मतलब मूल अधिकारों का प्रभाव जो पहले से विद्या बनाई गई है उनके ऊपर कब से लागू होगा साथियों, जब से मूल अधिकारों की तिथि कि भाई इस तारीख को मूल अधिकार लागू हुए हैं, उस तारीख से उनका प्रभाव उन विधियों के ऊपर किसका प्रभाव होगा, मूल अधिकारों का प्रभाव होगा साथियों। किसका प्रभाव होगा, मूल अधिकारों का प्रभाव होगा। तो इसमें पहले ये लिखो, मूल अधिकारों मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी ना होकर भावी क्या है, भावी है। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले की विधियों
की विधियों विधियों पर मौलिक मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों का प्रभाव उस तिथि से होगा होगा जिस तिथि से मूल मूल अधिकार लागू हुए थे। भावी परिवर्तन का सिद्धांत क्या है साथियों? मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी ना होकर क्या है, भावी है साथियों। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले की विधियों पर मौलिक अधिकारों का प्रभाव उस स्थिति से लागू होगा जिस स्थिति से मूल अधिकार लागू हुए थे साथियों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। लिखो साथियों जल्दी से। लिख लिया होगा साथियों अब तो। अब हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर। तीसरा सिद्धांत है साथियों पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत में क्या है साथियों? मतलब राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाता है जिसका एक भाग क्या करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो क्या उस पूरे के पूरे सब जो विधि बनाई है राज्य ने उस विधि को ही शून्य घोषित कर दे साथियों? नहीं, उस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं करते, बल्कि उस भाग को शून्य या असंवैधानिक भी घोषित नहीं करते, बल्कि उस भाग को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय घोषित कर देता है। मतलब जो भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उस भाग को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। अर्थात जितनी भी विधि बाकी बची है वो यथावत काम करती रहेगी। राज्य अगर कोई विधि बनाता है उसका अगर एक भाग मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उस भाग को ही निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है साथियों। ये कौन से सिद्धांत में है? ये पृथक्करण के सिद्धांत में है, अंतर्निहित है साथियों। तो पृथक्करण का सिद्धांत लिख लें। अगर राज्य कोई ऐसी विधि कोई ऐसी विधि बनाता है जिसका एक भाग मौलिक अधिकारों का
उल्लंघन उल्लंघन करता है तो इस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक व शून्य घोषित नहीं किया जाता बल्कि उस भाग को निष्क्रिय किया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। देखो साथियों, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जिसका एक भाग मौलिक अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो इस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक व शून्य घोषित नहीं किया जाता बल्कि उस भाग को निष्क्रिय किया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथियों जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अब सोचो साथियों कि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में कितने सारे सिद्धांत अंतर्निहित है। मतलब उसमें ये सारी बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन ये सारी बातें हमें समझनी है साथियों। इतना डीप में हमें पॉलिटी का अध्ययन करना। आज से पहले आपने अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में उतना ही पढ़ा है जितना हमने पहले लिखा है, बस। इससे ज्यादा आपने कभी भी अनुच्छेद 13(1) और 13(2) को नहीं पढ़ा है साथियों। ये इतने सिद्धांत, ये सारी चीजें साथियों आप जब पढ़ोगे तो आपको पॉलिटी बिल्कुल अंगुलियों पे नाचने लगेगी आपके। आप आसानी से इंडियन पॉलिटी का अध्ययन, और आपको पॉलिटी में जो डर है आपका, वो आपको लगेगा नहीं ये डर कुछ भी नहीं है, ये बस आराम से आप इन चीजों को कर सकते हो। साथियों हमने एक एक ऐसे शब्दों को तोड़ के ऐसे पढ़ा है। अगर पृथक्करण का सिद्धांत है तो वो पृथक्करण का सिद्धांत है क्या कि भाई राज्य अगर ऐसी कोई विधि बना देता है जिसका एक भाग है, मतलब कोई भी भाग है, अगर उसने उसमें 5 बिंदु डाले हैं कि भाई ये राज्य में होगा, ये होगा, तो अगर चौथा बिंदु है उसका, वो क्या करता है? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो उस पूरी विधि को समाप्त नहीं करके बस उस चौथे बिंदु को ही समाप्त किया जाएगा, मतलब उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा साथियों। बस ये हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अब आपने लिख लिया होगा साथियों, जल्दी लिखो। और आपको ये सारी चीजें साथियों आराम से याद भी हो जाएगी। इतना इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बस अपने आप को झोंक दो पढ़ाई के अंदर साथियों। जब तक आप अपने आप के मन में दृढ़ संकल्प होकर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो देखो साथियों, आप देखते हो वीडियो तो भी अच्छा, ना देखते तो भी अच्छा, मेरा जो एम है वो मैं पूरा करके रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लिख लिया होगा साथियों। अब हम पढ़ेंगे साथियों चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत कौन सा है साथियों? अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। इसमें क्या है साथियों? भारत का
कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक नागरिक अपनी अपनी स्वेच्छा अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकारों मूल मूल अधिकारों को त्याग नहीं त्याग नहीं सकता है। मतलब भारत में कोई भी नागरिक है साथियों, वो अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता, लेकिन अमेरिका के अंदर वहां के नागरिकों को ये अधिकार है कि वे अपने मूल अधिकारों को त्याग सकते हैं। इसमें देखो, अमेरिका अमेरिका के नागरिक अमेरिका के नागरिक अपने मूल अधिकारों अपने मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को त्याग सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? अपने मूल अधिकारों को त्याग सकते हैं। अधित्याग का सिद्धांत है क्या साथियों? मतलब भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कोई भी नागरिक, वो चाहे अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकार को त्यागने के लिए कह रहा है, लेकिन वो नहीं त्याग सकता। लेकिन वही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर वो मूल अधिकारों को त्याग सकता है साथियों। इसे क्या कहते हैं? यह है अधित्याग का सिद्धांत। यह अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में अंतर्निहित है साथियों। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया साथियों। इसके बाद में एक और बचा है आच्छादन का सिद्धांत, पांचवा और आखिरी सिद्धांत। लिख लिया? आच्छादन का सिद्धांत पांचवा। आच्छादन का सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत। इसमें क्या है साथियों? संविधान लागू होने की पहले की विधियां पहले की विधियां पहले की विधियां मूल अधिकारों मूल अधिकारों अधिकारों का मूल अधिकारों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत असंगत होने पर शून्य घोषित न होकर 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 न होकर
निष्क्रिय निष्क्रिय हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? निष्क्रिय। आच्छादन का सिद्धांत क्या है साथियों? संविधान लागू होने की जो पहले की जितनी भी विधियां थी ना साथियों, वो अगर मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, फिर भी वो क्या है साथियों, शून्य घोषित नहीं होगी, मतलब समाप्त नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब वो किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब वो काम में नहीं आ सकती। उन विधियों का सहारा लेके आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो साथियों। लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम अनुच्छेद 13(3) के बारे में बात करते हैं। लिख ही लेते हैं साथियों इसमें। अनुच्छेद 13(3) इसमें क्या है साथियों? इसमें विधि शब्द, विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है, अर्थ स्पष्ट किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 13 में। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अध्यादेश, अध्यादेश, उपविधि, उपविधि, विनियम, विनियमन, विनियमन, अध्यादेश, उपविधि, विनियमन, ये सारे किसके अर्थ हैं साथियों? विधि के अर्थ हैं। यह है अनुच्छेद 13(3) में। जल्दी से लिखो इसको। और लिख लो इसमें आदेश, आदेश, और लिख लो नियम, विनियम, ये लिखो साथियों। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 13(3) लिखो साथियों, जल्दी लिखो। लिख लिया होगा अब तो ऊपर का तो। 13(4) की बात करते हैं हम साथियों। इसके बाद में हम अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 की लड़ाई पढ़ेंगे साथियों। बहुत लंबी लड़ाई चलेगी उसमें। हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान संशोधन का जो कानून है, उसमें इसमें कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, कितने ज्यादा विवाद उत्पन्न हुए हैं साथियों, वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13(4) में क्या है। अनुच्छेद 13(4) इसमें अनुच्छेद 13 के कोई भी कार्य, अनुच्छेद 13 के कोई भी किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। लिखो साथियों जल्दी से। अनुच्छेद 13 अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन, किए गए संविधान
संविधान संशोधन संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं, के अंतर्गत नहीं आते हैं। साथियों लिखो जल्दी से। किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है साथियों। संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है, नहीं होती है। लिख लो साथियों। आज की क्लास में साथियों हम बस इतना ही करेंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।